ये एक राजनीतिक मानसिक दिवालियापन का एक सीधा सीधा नमूना है। अब आप सोचिए, जिसके भतीजे की जो है 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर ली हो, 1200 करोड़, 1200 रुपए नहीं। और कहीं ना कहीं मैं मानता था कि शरद पवार को बड़े लोग जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जो है चाणक्य की भूमिका में देखते थे, पर जिस हिसाब से उन्होंने जो है नवाब मलिक का बचाव किया है, नवाब मलिक के सपोर्ट में उतरे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक विजन और जो उनका चाणक्य वाली पदवी थी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वापस हो गई है। शरद पवार के आगे वो फिल्म घूम रही है कि बेटा अभी तो ये झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। नवाब मलिक आए दिन महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एनसीबी और अलग अलग एजेंसियों पर तमाम तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं। सब चीज़ों को लेकर शरद पवार ने कहा है कि नवाब मलिक जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं, वो एजेंसियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। क्या कहेंगे शर्मा जी, इतने दिनों बाद चुप्पी तोड़ी है शरद पवार ने? शरद पवार ने कह दिया है कि नवाब मलिक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज की विकट परिस्थितियों में नवाब मलिक की हालत कहीं ना कहीं जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राखी सावंत की तरह हो गई है कि जो है वो कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। मैं मीडिया की बेटी हूँ, मैं मीडिया की बेटी हूँ। तो कहीं ना कहीं सत्ता में होते हुए भी इतनी बेचारगी, इतना हेल्पलेस, इतना मतलब इतना परेशान होते हुए मैंने किसी नेता को नहीं देखा था। और कहीं ना कहीं मैं मानता था कि शरद पवार को बड़े लोग जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जो है चाणक्य की भूमिका में देखते थे, पर जिस हिसाब से उन्होंने जो है नवाब मलिक का बचाव किया है, नवाब मलिक के सपोर्ट में उतरे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक विजन और जो उनका चाणक्य वाली पदवी थी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वापस हो गई है। क्यों? क्योंकि आज जिन लोगों की खुद की सरकार है, जो लोग गठबंधन में प्रमुखता से हैं, उनकी नाक के नीचे करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग का कारोबार हो रहा है। और वो लोग ड्रग के कारोबारियों को बचाने की छटपटाहट में दिखते नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, नवाब मलिक का दामाद ड्रग के केस में जेल जाके आया है, और जिन लोगों के घर में ऐसे लोग हों, वो लोग अगर इस प्रकार की बात करें और ईमानदार ऑफिसर्स को टारगेट करके उनकी बीवी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके पिताजी के ऊपर, मैं तो सोचता हूं कि ये जो मराठी अस्मिता करने वाले लोग, जो ये मातोश्री से जो है सिर्फ मराठी अस्मिता के नारे लगाते थे, वो लोग क्यों चुप हैं? उन लोगों की कौन सी मजबूरी या जो है उद्धव ठाकरे की कौन सी दुखती रग, जो है कौन से ऐसे गहरे राज शरद पवार के मुट्ठी में हैं कि ये जो हर वक्त सुबह शाम उठते बैठते जय मराठा करने वाले लोग, आज जब महाराष्ट्र के अंदर एक मराठी बहन बेटी की जो है अस्मिता, जो है एक भंगार बेचने वाला आदमी उछालता है, और उसके बाद जो है ये लोग चुप रहते हैं, तो क्या उस कुर्सी के आड़ में तुम लोगों ने मराठी अस्मिता जो है गिरवी रख दी है? तुमने मराठी अस्मिता दांव पे लगा दी है। अपने पिताजी का जो राजनीतिक संघर्ष था, जो उनका एक राजनीतिक विजन था, वो तो तुमने 10 जनपद पर जो है नीलाम कर ही दिया। पर आज खुलेआम एक भंगार बेचने वाला आदमी जो है आज मंत्री बना बैठा है, वो व्यक्ति एक बहन बेटी की इज्जत इस प्रकार से उछालता है और उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। और उसके बाद संजय राउत का बयान क्या आता है, सोचिए कि इस हमाम में सब नंगे हैं। और जैसे ही खुलासे करने शुरू किए देवेंद्र फडणवीस ने, तो ये रोज रोज प्रेस करने वाले लोग गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। तो जिनकी सरकार होती है ना, उनके हाथ में प्रशासन होता है, उनके हाथ में पुलिस होती है। अगर उनको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है कुछ गलत आरोप लगाए हैं, तो जैसे जो है राणे साहब के घर में पुलिस भेज के जो है अपना दमखम दिखाने की जो है इन लोगों ने ज़रूरत की थी, जरा दिखाएं भाई। इन लोगों का दम किन पे चलता है? अभी नवाब मलिक के भाई का एक वीडियो वायरल हुआ कि रोड पे काम करने वाले लेबरों को मारपीट करके ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। कभी ये महाराष्ट्र की सरकार जो है समीर ठक्कर और सुनैना होले जैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर अपना दम दिखाते हैं। अरे दम दिखाओ तो सही। जो लोग सरकार में रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ अपना दम दिखाओ तो पता लगे। क्योंकि जब आज चाहे आप हमारे किरीट सोमैया जी की बात करें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की बात करें, उन्होंने जो है ठोक के बोला है और उन्होंने आंकड़ों के आधार पर बोला है। आज क्यों नहीं बोलते? नवाब मलिक ने जो 5 प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करी हैं, किन लोगों के साथ करी है? जिनके आतंकी होने के पुख्ता प्रमाण हैं, जो लोग जो है सजायाफ्ता हैं, जो सजा काट रहे हैं, उन लोगों के साथ जो है नवाब मलिक के तार नजर आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर सफाई देने के बजाय शरद पवार ने जिस तरीके का बयान दिया है, उन्होंने एजेंसियों पर ही सवाल उठा दिया। देखिए, ये एक राजनीतिक मानसिक दिवालियापन का एक सीधा सीधा
नमूना है। अब आप सोचिए, जिसके भतीजे की जो है 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर ली हो, 1200 करोड़, 1200 रुपए नहीं, 1200 करोड़, तो आप सोचो उसकी कितनी मिर्च लग रही होगी। उसको समझ आ गया कि अभी तो 1200 करोड़ की हुई है। अब सबसे मजे वाली बात, ये जो पूरा का पूरा सहकारी बैंकों का जो नेटवर्क है, अब इसके जो मंत्री हैं वो आदरणीय अमित शाह जी हैं। अब यहीं से 2 नंबर का खेला चलता था साहब का। अब जो चाणक्य थे, सो कॉल्ड महाराष्ट्र के चाणक्य, अब उनकी जो उनका पूरा का पूरा बिजनेस है वो रडार पर है, केंद्र सरकार के रडार पर है। अब इनको पता है अभी तो 1200 करोड़ का हुआ, पता नहीं कितनों का नंबर लगेगा। आपने देखा ना, बिहार के अंदर गरीबों के सो कॉल्ड मसीहा, जो बिहार के गाय भैंसों का चारा चुरा के खा गए, उनका क्या हाल है, वो जेलों में सड़े और उसके बाद जनता के सामने ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे वो जो है स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए वो जेल में गए हैं। और ईडी ने उनके हर हफ्ते कहीं 20 करोड़ कहीं 25 करोड़ करके हज़ारों करोड़ की उनकी बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली। तो शरद पवार के आगे वो फिल्म घूम रही है कि बेटा अभी तो ये झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। तो इसीलिए ये बौखलाहट जो दिख रही है, ये सवाल ये भी है कि नवाब मलिक आए दिन नए नए एलिगेशन हर किसी पर लगाते हैं, जिसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी एक बार फटकार लग चुकी है। उसके बावजूद भी जो कभी उद्धव ठाकरे की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, कभी शरद पवार कहते हैं कि जो खुलासे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सच्चाई सामने रख रहे हैं नवाब मलिक। अरे बाबा, अगर नवाब मलिक इतने ही बड़े रॉ और आईबी से भी उत्कृष्ट किस्म के खोजी नेता हैं, तो भैया वो मुझे लगता है उनको जो है एफबीआई से लेकर जितने भी विश्व की एजेंसी उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, उनको इनपुट देने चाहिए। शायद वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ड्रग को कम करने में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को कम करने में, हवाला को कम करने में बहुत बड़े रिसोर्स साबित हो सकते हैं। क्योंकि मतलब इतना पहुंचा हुआ, इतना रिसोर्सफुल नेता मैंने आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं देखा। मतलब जो लोगों के मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर उसके हिंदू मुसलमान होने के, उनके बीवी के हिंदू मुसलमान होने से लेकर वो सब चीज़ जो है निकाल के अगर दे सकते हैं, तो मुझे लगता है नवाब मलिक साहब पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े एसेट हो सकते हैं। तो देश की जो तमाम एजेंसीज हैं उनको जो है उनको कंसल्ट कर लेना चाहिए, उनको जो है एक जो है एडिशनल कंसल्टेंट के रूप में रख लेना चाहिए। शायद जो है देश में उनके जो है उनसे बहुत बड़ी मदद मिल सके। तो आज समस्या क्या है शरण जी, जिनके खुद के जो है हाथ पाँव जो है इन ऐसे कामों में सने हुए हों, तो जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो ना, तो ये 4 उंगलियां जो है आपकी तरफ जो है घूमती हैं। तो आज नवाब मलिक के साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने दामाद को बचाऊं कि वो जो हमारा पीआर चलाने वाले बॉलीवुड या नचनिया लोग हैं, जिनके बच्चे जो है, जिनको सब चीज़ करने की छूट है महाराष्ट्र के अंदर। मतलब अगर कोई आम व्यक्ति ऐसे केस में पकड़ा जाए तो उसके माँ बाप की एड़ियाँ घिस जाएंगी, पूरी ज़िंदगी भर की प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तब भी वो नहीं निकाल पाएंगे। पर ये देखिए, ये क्योंकि सुपरस्टार हैं, ये इनके बच्चों को सब कुछ करने की आज़ादी हो, चाहे वो मंत्री का दामाद हो, चाहे वो सुपरस्टार का बेटा हो। इनको देखो, रो पीट के 1 महीने के अंदर बेल मिल गई। तो आज समझने की ज़रूरत है देश की जनता को कि हम कैसे लोगों को अपना आदर्श मान रहे हैं। देश की जनता की तरफ से ही सवाल उठ रहा है कि अभी महाराष्ट्र में 1500 किलो चरस को जब्त किया है एनसीबी ने, उसके ऊपर कोई भी बयानबाजी करने से, सफाई देने से कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में चरस कहां से आया। उसके बावजूद नवाब मलिक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ऐसे मुद्दे को लेकर जिनका महाराष्ट्र की जनता से कोई लेना देना नहीं। मेरा बहुत दिनों से एक ही सवाल है कि जब केंद्र की एजेंसियां महाराष्ट्र के अंदर हज़ारों करोड़ के ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर सकती हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर महालूट अगाड़ी की सरकार क्यों नहीं करती? महाराष्ट्र की सो कॉल्ड जो है विश्व स्तरीय पुलिस जो है वो क्यों इन चीज़ों का पर्दाफाश नहीं कर सकती? क्यों केंद्र की और महाराष्ट्र की एजेंसियां जो है सहकार्य नहीं कर सकती? क्यों आज देश के युवाओं को जो है नशे खोरी में जो है धकेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्यों जो एक अभियान क्यों नहीं चलाया जाता? ये आई वॉश करने से, रोज़ रोज़ जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता का आई वॉश करने से काम नहीं चलेगा। आप सत्ता के अंदर बैठे हैं, एक दूसरे को गाली देने के लिए नहीं बैठे। आज महाराष्ट्र की जनता परेशान है, महाराष्ट्र की जनता को गवर्नेंस की आवश्यकता है, महाराष्ट्र की जनता को सरकार की तरफ से सपोर्ट की आवश्यकता है। जब महाराष्ट्र की जनता कोविड में तिल तिल को मर रही थी, तब जो है ये लोग पीआर एजेंसीज के माध्यम से ट्वीट खेल रहे थे, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। और तो और पराकाष्ठा देखिए, संजय राउत उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू कर रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, साहब
आप अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या होते? कह रहे जी मैं डॉक्टर होता। हाँ भाई साहब, आप साइंटिस्ट होते, आप कोरोना की वैक्सीन इजाद करते और जो है बाला साहब ठाकरे का नाम रोशन करते। वैसे तो आपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर आज महाराष्ट्र की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जब केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां हजारों करोड़ का ड्रग पकड़वा सकती हैं, आपके घर में भी एक युवा बेटा है, आपने अपने बेटे को मंत्री बनाया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को एक जो है एक रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने कि हाँ, अगर केंद्र की एजेंसियां कर सकती हैं तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी आके बोले कि हाँ भाई, मेरे प्रदेश में जो है ड्रग का धंधा नहीं चलेगा, मेरा बेटा जो है युवा मंत्री है, उसके नेतृत्व में जो है हम ड्रग के विरुद्ध कैंपेन चलेंगे। अरे पकड़िए ना आप। क्यों? क्या महाराष्ट्र की पुलिस को नहीं पता? क्या आपकी सरकार को नहीं पता? जब आपके कैबिनेट के मंत्री का दामाद जब ड्रग के केस में जा सकता है, तो जनता से आपसे सिर्फ एक गवर्नेंस की उम्मीद है, आपसे ईमानदारी की उम्मीद है। और ये रोज रोज आकर ये प्रेस करके एक दूसरे को गाली देने से जनता को कोई जो है निजात नहीं मिलने वाली। आज आप प्रदेश के अंदर आप देश की फाइनेंशियल कैपिटल को चला रहे हैं, महाराष्ट्र जो इतना इंपॉर्टेंट राज्य है उसको चला रहे हैं, और आपसे देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।